या हाय ऑल। तो लास्ट सेशन में यहाँ पर हम देख रहे थे अबाउट आवर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास में क्या होती है कि अ, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है तो उसको हम ऐसे बोलते हैं डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी हम अचीव ऐसे करते हैं कि एज ए हैज ए रिलेशनशिप और इज ए रिलेशनशिप। तो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट से जब कोलोबरेट करते हैं तो हमारे पास में क्या है कि मल्टीपल जो है यहाँ पर जो यहाँ पर वे है। एक है हमारे पास में, एक है हैज रिलेशनशिप और एक है हमारे पास में ये इज ए रिलेशनशिप। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से यहाँ पर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो यदि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का इन द फॉर्म ऑफ अवर हैज ए रिलेशनशिप, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच में क्या होती है, टाइटली कपलिंग होती है यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर जो इनके बीच में एक क्लास में दूसरे ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं तो इनके बीच में हमारे पास में टाइटली कपलिंग है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पर क्या है, कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं ताकि हम जो ऑब्जेक्ट को जो है वो रन टाइम पे पास कर सकें। तो एक हमारे पास में है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एक हमारे पास में है सेटर इंजेक्शन। ये तो हमें क्या करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पास नहीं करना है, हमें ये जस्ट उसका रेफरेंस वेरिएबल लेना है और हम उसको क्या करते हैं, रन टाइम पे पास करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की दी हेल्प से करेंगे तो हम लोग एज ए क्या उसको एज ए वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसको ऐसे पास करते हैं। हम लोग सेटर इंजेक्शन यदि यूज़ करते हैं तो हम उसको सेटर के थ्रू पास करते हैं। यदि हम एज ए फील्ड इंजेक्शन लेते हैं तो हम उसको एज ए फील्ड की तरफ पास करते हैं। तो ये क्या है कि ये ऑब्जेक्ट के कम्युनिकेशन करने के क्या होगा, हमारे पास में ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ये वे होगा यहाँ पर ये। अब हमारे पास में जो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही तरीके का ऑलवेज नहीं होगा, हमारे पास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलरली जब एक क्लास पे दूसरा क्लास हमारे पास में डिपेंड है यदि ये, और यदि हम लोग उसके अंदर डीआई को परफॉर्म कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है कि जो पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली हमारे पास में ऑलवेज हमें एक ही टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो इंजेक्ट नहीं होगा। और रन टाइम पर क्या होगा वो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को भी हम क्या करवा सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं। जिसको कि हम बोलते हैं एज ए डिसीजन मेकिंग। रन टाइम पे क्या है कि ये उसका जो है वो डिसीजन जो मेकिंग जो है वो परफॉर्म यहाँ पर वो कर सकता है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट भी जो है वो यहाँ से वो करवा सकते हैं। तो रन टाइम पर जो है वो ऑब्जेक्टों को पास करना, इसको हम लोग एक डिजाइन पैटर्न बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है ये। तो हमारे पास में क्या रहेगा, हमको स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न यदि यूज करना है ये, तो स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न के लिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट क्लास नहीं क्रिएट करना है, हमको ऑलवेज यहाँ पर जो क्रिएट करना है वो इंटरफेस क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये कार क्लास है, इसके अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट पास करना है। तो हमें रन टाइम पर जो है वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करवा सकते हैं। ये तो कार जो है हमारा जैसे इंटरफेस है। तो जब हमें पेट्रोल इंजन को पास करना रहे, जब हमें डीजल इंजन को पास करना रहे, तो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो इसके अंदर ऑब्जेक्टों को पास कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। तो अब ये स्टेटिक डिजाइन पैटर्न जो है ये बेसिकली ये रन टाइम जो है वो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करवा रहे हैं। तो मैं अभी एक यूज केस ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जो है वो हमारे ये स्प्रिंग के अंदर इसको हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पर्टिकुलरली क्या है ये। अब ये इंजेक्शन वाली जो है ये स्टोरी बताने का हमारे पास में क्या मीनिंग रहता है ये। तो पर्टिकुलरली जब भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या है कि ऑलवेज यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, लेयर्स होती है।
तो ये हमारा प्रेजेंटेशन या एपीआई, यहाँ पर ये लेयर है, इधर हमारी क्या है, सर्विस लेयर है, और यहाँ पर हमारी क्या है, परसिस्टेंस लेयर है। अब हर लेयर पे काफ़ी सारी क्लासेस रहेगी यहाँ पर ये। तो बेसिकली जो है हम लोग इतनी लेयर्स जो है वो यहाँ पर ये राइड करते ही हैं। इसी के अंदर जो होता है हमारा ये कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर जावा के क्लासेस के ऑब्जेक्ट का। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हम क्या है यहाँ पर हर लेयर्स के लिए अलग अलग पैकेज क्रिएट करते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, ये कंट्रोलर क्लास है ये। तो यहाँ पर क्या दिखेगा हमको, ये पैकेज के लेवल पे कंट्रोलर दिखेगा। यहाँ पर सर्विस के लेवल पे हमें ये पैकेज के लेवल पे सर्विस, ऐसा पैकेज दिखता है हमको ये सर्विस के लेवल पे। परसिस्टेंस के लेवल पे हमें यहाँ पर दिखेगा ऐसे ये रिपोस्ट्री या डाउ। तो अभी स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर ये रिपोस्ट्री बोलते हैं, नहीं तो पहले सब डाउ लिखते थे यहाँ पर, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग कोडिंग स्टैंडर्ड रहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास में जो कम्युनिकेट करता है परसिस्टेंस लेयर, वो हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। और हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो एंड यूजर से कम्युनिकेट करता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो हमारा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सर्वर। तो इसके ऑब्जेक्ट जो है वो सर्वर से क्रिएट होते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर सर्वलेट है, यदि सर्वलेट का यूज जो होगा एज ए फ्रंट कंट्रोलर, तो सर्वर उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो अर्लियर हम लोग सर्वलेट का यूज करते थे एडवांस जावा में, बट अभी हम लोग कंट्रोलर क्लासेस बनाते हैं इन द केस ऑफ स्प्रिंग स्टैट्स, जो भी हमारे फ्रेमवर्क है उसके लेवल पे। तो यहाँ पर क्या होगी, काफ़ी सारी क्या होगी, यहाँ पर क्लासेस होगी। और प्रेजेंटेशन लेयर पे काफ़ी सारी हमारे पास में क्लास है, सर्विस के लेयर पे काफ़ी सारी हमारे पास में क्लास रहती है, परसिस्टेंस के लेवल पे काफ़ी सारी हमारे पास में क्लास रहती है। जितना बड़ा एप्लीकेशन रहेगा उतनी सारी क्लासेस जो है अलग अलग लेयर पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर है हमारा अभी ये नेटवर्क। तो ये जो क्लास है ये हमारी बिजनेस क्लासेस हम उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी क्लासेस होती है, लाइक कांस्टेंट के लिए हमारे पास में कुछ क्लासेस डिफाइन रहेगी जहाँ पर हम सेट ऑफ कांस्टेंट रहेंगे। कुछ यूटिलिटी क्लासेस रहेगी जहाँ पर कॉमन कोड राइट रहेगा रिलेटेड टू डेटाबेस कनेक्शन। जहाँ पर डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट रहेंगे, कहीं पर एसक्यूएल रहते हैं, तो वो यूटिलिटी क्लासेस रहती है। कहीं पर कॉमन कोड रहता है, लाइक सारे के सारे लेयर पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वैलिडेशन लगाते हैं नल चेक करने का। तो वो वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि स्पेसिफिक मेथड राइट कर लेते हैं, इज नॉट नल करके, इज एम्प्टी, और उसी को हम लोग रीयूज करते रहते हैं, जिसको हम लोग यूटिलिटी क्लासेस बोलते हैं ये। तो इसके अलावा और भी क्लासेस रहेगी, वो यूटिलिटी क्लासेस रहती है हमारे पास में। तो जो हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी क्लासेस है, उसके लिए भी हमको ऑब्वियसली क्लासेस को राइट करना पड़ेगी। अब हम यहाँ पर मान के चलो कि हमें एक क्लासेस को राइट कर रहे हैं कि जो हमारे लिए है वो पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रही है। तो एक क्या है मेरे पास में, एक ये पासवर्ड यूटिल क्लासेस यहाँ पर है, ये जो पासवर्ड वो क्या कर रही है, इनक्रिप्ट कर रही है यहाँ पर ये। एक क्लास जो है वो हमारे लिए मेलिंग को परफॉर्म कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मेलिंग के लिए एक मेल यूटिल क्लास को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जी बिजनेस एप्लीकेशन है जहाँ से हम लोग किसी स्टेज पे क्या करवाना चाहते हैं कि मेल करवाना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ती है, जावा में क्लासेस राइट करना पड़ती है जो हमारे मेल सर्वर से कम्युनिकेट करेगी। हमें क्या करना है कि हमारा एप्लीकेशन ओटीपी जनरेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर पे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में एक ये मैसेज क्लास जो है उसके लिए यहाँ पर हमने क्रिएट करी।
अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या कर रहा है कि कैशिंग परफॉर्म कर रहा है। तो कैशिंग भी एक, यहाँ पर क्या है कि डेटा को हमको कैश करना पड़ता है। रेडिस कैश यूज कर लो। यहाँ पर रेडिस रिलेटेड हमारे पास में क्लास का कॉन्फ़िगरेशन है। तो डेटा कैशिंग करते हैं हम लोग। कोई डेटा यदि हमारे पास में बार बार फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है तो उसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, कैश में डाल देते हैं। फिर हम बार बार डेटाबेस हिट नहीं लेते, हम लोग इस रेडिमेटेड मेमोरी से डेटा एक्सेस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे क्या होते हैं, ये ड्रॉप डाउन होते हैं। लाइक ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, तो ये जो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आएंगे, या- अब ये क्या है, ये जो ड्रॉप डाउन के जो वैल्यू है यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलरली बिजनेस के जो वैल्यू है यहाँ पर, जो इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है ये। तो ये ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर का जो डेटा दिख रहा है ये। तो ये डेटा भी क्या होता है, ये पर्टिकुलरली कस्टमाइजेबल रहता है। ये क्या होता है, इसको चेंज कर सकते हैं ये बैकएंड सिस्टम से। एक डेटाबेस में कुछ चेंज करते हैं तो उसका चेंजेस फ्रंट एंड में आ जाता है। तो क्या करते हैं कि ऐसे वैल्यू जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, अब इसको क्या है कि एन नंबर ऑफ यूजर यदि यूज करेंगे तो सभी के लिए वो ड्रॉप डाउन के वैल्यू सेम दिखेंगे। तो वो सब सारे के सारे यूजर के लिए बार बार डेटाबेस हिट नहीं करेंगे ड्रॉप डाउन वैल्यू को लाने के लिए, ये बार बार क्या करेंगे, उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ऐसे वैल्यू को हम उठा कर रख देते हैं एक ही बार में। जब फर्स्ट यूजर उसको हिट करता है तो वो डेटाबेस से लाता है वो, और उस पर प्रोसेस परफॉर्म कर देता है, उसको रेडिस कैशे में रख देता है वो लाके वो। जब सेकेंड यूजर डिमांड करता है उसकी, तो प्रेजेंटेशन लेयर से सर्विस लेयर में जाता है। और जैसे ही फर्स्ट उसकी रिक्वेस्ट जाती है तो वो यहाँ से कैशिंग से उठा के वो रिस्पॉन्स कर देता है। अब वो डेटाबेस हिट नहीं करेगा यहाँ पर। थर्ड यूजर जाएगा तो रेडिस कैशे से कर देगा, बार बार हिट नहीं करेगा यहाँ पर ये। तो हम ये करते हैं, एप्लीकेशन के लेवल पे जो है वो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर, कैशिंग लगाते हैं यहाँ पर ये, ताकि हमारे राउंड ट्रिप बचे डेटाबेस से। क्योंकि डेटाबेस क्या है कि एक डिफरेंट लोकेशन पे रहता है, डिफरेंट मशीन में इंस्टॉलेशन रहता है। तो उसको वो हिट करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं, कैशिंग के सर्वर यूज़ करते हैं। तो कौन सा डेटा है जो हमारे पास में क्या है कि कॉमन फॉर ऑल यूज़र है, जो हर यूज़र को दिखना चाहिए, तो उसको उठा के हम लोग कैश में डाल देते हैं। फिर उसके बाद में सारा की सारी चीज़ जो है वो यूज़र स्पेसिफिक हो जाती है। अब यूज़र जो है वो इलेक्ट्रिक आइटम को देख रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उनको डेटाबेस हिट करना पड़ेगा ऐसे चीज़ों के लिए। ये कैशेबल नहीं रहेगी। लेकिन जो जो हमारे लिए कॉमन है, जो सारे एंड यूज़र को जो है वो कॉमन दिखने वाला है, तो उसके लिए हमको कैशिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो माइक्रो सर्विसेज के केस में जो रेडिस केसेस है वो यूज़ करते हैं। और भी टाइप की कैशिंग होती है, ई कैश है जो कि हाइबरनेट में दिखती है ये। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, मल्टीपल क्लासेस होती है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस क्लास। पासवर्ड यूटिल क्लास, ईमेल मेल क्लास, मैसेज क्लास, रेडिस क्लास। अब ये कैशिंग के लिए यूज़ हो रही है, तो इसका काम है कैशिंग सर्वर से कम्युनिकेट करना। कैशिंग की भी एक मशीन रहेगी, ये उससे कम्युनिकेट करेगी ये। रेडिस यूटिल जो क्लास है ये, तो हमारे पास में क्या रहेगा, ये रेडिस सर्वर रहेगा यहाँ पर। उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है रेडिस का। तो जावा के अंदर जो हमारा क्लास है इस रेडिस सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा ये। जो मेल का जो क्लास है वो एसएमटीपी सर्वर से करेगा ये। तो इंडस्ट्री के लेवल पे क्या होती है, अलग अलग सर्वर भी काम करते हैं। इसका काम है ये मेल करने का, इसका काम है मैसेज करने का। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा मैसेज सर्वर रहेगा यहाँ पर। तो पासवर्ड यूटिल जो है ये जनरल क्लास है ये। इसके अंदर क्या होगा, पासवर्ड एनक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट होगा और डेटाबेस में स्टोर होगा। और डिक्रिप्ट करेंगे तो उसके बाद में ये वहाँ पर ये डिक्रिप्ट होगा। इसके अंदर की वगैरह जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है ये। इसके अलावा और भी हमारे पास में सर्वर हो सकते हैं। अब हमारे एप्लीकेशन से हम क्या चाहते हैं कि पर्टिकुलरली जो है वो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो। लाइक
हमको क्या करना है कि डेटा को जस्ट क्या करना है, सेंड करना है। और उसके रिस्पॉन्स से हमें क्या है कि मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, सेंड होना चाहिए वो। तो ये हम लोग क्या करते हैं, सीन को ना सर्वर को यहाँ पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड क्या रहती है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रहता है काफका यूटिल, मान लो यहाँ पर काफका रेबिट एमक्यू। तो वो कहाँ जाएगा, वो काफका के सर्वर से कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर। तो एक पर्टिकुलरली जो हमारे पास में जो एप्लीकेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मशीनों से भी कम्युनिकेट करता है, सर्वर से भी कम्युनिकेट करता है। और जावा के लेवल पे हमारे पास में उसके लिए होती है क्लासेस। तो ये एक हमारे पास में काफका यूटिल क्लास हो गई। ये सब हम लोग क्रिएट करेंगे इतनी क्लासेस। तो ये सर्विस लेवल पे चीज़ें कम्युनिकेट होती है, यहाँ पर चीज़ें जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं वो सब सर्विस लेयर पे क्या होता है यहाँ पर वो पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ पर हमको वाले लॉजिक जो राइट करना है। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे तो हम लोग वो डेटा को रखेंगे जो क्लाइंट साइड पर जाने वाला है, परसिस्टेंस लेयर पर डेटा बेस से करने वाला है। लेकिन जो सर्विस के लेयर है जो है, तो यहाँ से कौन से डेटा को लाके हमको मैसेज करना है, क्या कौन से डेटा को लाके हमको मेल करना है। यहाँ पर ये कई बार ये होता है कि जैसे कि हमने यूज़र पे कुछ एंट्री डाली, मोबाइल नंबर डाला, हमें ओटीपी आया। फिर तो यहाँ पर रिक्वेस्ट गई, हमारे पास में मोबाइल नंबर डाला। फिर इनका क्या हुआ कि मैसेजिंग का सर्वर कॉल हुआ, फिर जैसे ही ओटीपी डाला। तो ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पर एक टाइम लिमिट लगा हुआ रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही वो वेरिफिकेशन होगा उसका ये, उसके बाद में यूज़र रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो यहाँ पर वो वेट करता रहेगा जब तक कि ये। तो ये सब क्या होते हैं हमारे ये बिजनेस के अंदर, ये सब चीज़ें होती है, उसके लिए हमें लिखना पड़ती है क्लास। तो ये जो हमारे पास में क्लास रहेगी, ये लेयर्स पे ये हमारी बिजनेस क्लास रहेगी। तो बिजनेस क्लास रहेगी उसका मतलब ये है कि ये यूज़र के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी यहाँ पर ही। बट ये जो क्लासेस रहेगी हमारी, ये यूटिलिटी क्लासेस रहेगी। तो यूटिलिटी क्लासेस जो रहेगी ये सब कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए बिहेव करेगी यहाँ पर ये। तो जो भी कॉमन कोड रहेगा हमारे पास में, हम उसको क्या करेंगे कि उसकी यूटिलिटी क्लासेस बना देंगे। और यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करेंगे, इफ एल्स की कंडीशन लगा के हम लोग क्या करते हैं, सर्विस के अंदर उसको यूज़ करते हैं। तो बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन बिहेवियर जो है ये वो यूज़ होता है यहाँ पर ये। तो ये बार बार क्या हो रहा है कि हमारे पास मेलिंग के थ्रू नोटिफिकेशन जा रहा है या मैसेज जा रहा है एंड यूज़र को, कस्टमर को। तो सबके लिए क्लासेस बिहाइंड द सीन हमारे पास में क्लासेस डिज़ाइन है। अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो जैसा हमारा कार का जो क्लास है वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर इंजन का क्लास जो हो रहा है वो इंजेक्ट हो रहा है। पहली चीज ये है ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हमारा प्रेजेंटेशन लेयर सर्विस लेयर को कॉल करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करते हैं। और परसिस्टेंस लेयर के ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर ये। तो ऑलवेज रिकमेंडेशन ये रहता है कि जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे में क्रिएट करोगे और तुम न्यू कीवर्ड का यूज़ यहाँ पर कर रहे हो बिजनेस के लेवल पे, प्रेजेंटेशन के लेवल पे न्यू का यूज़ करके यदि ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो प्रेजेंटेशन लेयर और सर्विस लेयर आपस में टाइटली कपल्ड हो जाएगी। जब तक कि प्रेजेंटेशन लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, जब तक कि सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो। अब परसिस्टेंस लेयर का यदि यूज़ करोगे, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो सर्विस लेयर टाइटली कपल्ड हो जाएगी परसिस्टेंस लेयर से। तो क्या होगा कि प्रेजेंटेशन लेयर सर्विस पर डिपेंड है और सर्विस जो है वो परसिस्टेंस पर डिपेंड है। तो जब तक के प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं होगा, जब तक सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो, और सर्विस का ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं होगा, जब तक के परसिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो। तो आपस में ये क्लासेस क्या हो जाएगी, टाइटली कपल्ड हो गई। अब समहाउ परसिस्टेंस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाया, क्योंकि परसिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट जो रहता है वो एंड फैक्टर ऑफ रीजन पे डिपेंड करता है। वो डेटाबेस को से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है वो ये। तो इसके पास में ऐसा कोड रहता है जो कि क्या करता है, ड्राइवर को लोड करता है जो भी हमारे पास में डेटाबेस है ये। और उसके बाद में क्या करता है, कनेक्शन को वो परफॉर्म करता है, ड्राइवर लोड करता है,
कनेक्शन को स्टेब्लिश करता है। अभी इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आई तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, तो सर्विस का क्रिएट नहीं हो पाएगा, सर्विस का नहीं होगा तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन का नहीं होगा। तो हम कभी भी क्या करते हैं कि एप्लीकेशन के लेवल पे जो हम ऑब्जेक्ट है क्रिएट करने वाले, हम उसको टाइटली कपल्ड नहीं रखते हैं जब तक कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं हो। हम उसको लूजली कपल्ड रखने के ट्राई करते हैं, लूजली कपल्ड हमको रखना चाहिए ये, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे पास बिजनेस क्लासेस है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास में इंडिपेंडेंट क्रिएट हो जाए, और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जो है वो इसके अंदर वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो रन टाइम पे प्रोवाइड हो, वो जब जिसकी ज़रूरत है उस टाइम पे ये प्रोवाइड हो ये। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न ये बोलता है कि जब जिसकी डिमांड हो तब वो क्या होना चाहिए, इंजेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पर। वो हम लोग पहले एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर ले बाद में इंजेक्ट कर ले, या हम उस पर टाइटली कपल इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पर, जब तक ये क्रिएट नहीं होता जब तक ये क्रिएट नहीं हो, ये हमारी डिमांड पे होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इतने टाइप की है, बट हमको उसको यूज़ जो करना है वो हमारी रिक्वायरमेंट पे यूज़ करना है, हम जैसा चाहें वैसा यूज़ होना चाहिए। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेयर्स के फॉर्म में ये, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये लूजली कपल्ड रहे, ये इंडिपेंडेंट क्रिएट हो जाए यहाँ पर, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहे। जब यूज़ करेंगे, जब वो इसके अंदर इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे वो ये, तो इंजेक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में आता है इंटरफेस। तो यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करो, और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से ये रन टाइम पे उसको अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करो और रन टाइम पर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से हम लोग उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे यहाँ पर ये। तो ये मैंने जो इंजेक्ट किया है ये कोडिंग के थ्रू किया है मैंने अभी ये, कि ये हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अंडरस्टैंड कर सके और स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सके ये। स्टेटिक डिजाइन पैटर्न मतलब रन टाइम पर जो है वो ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवाना है। अब डायरेक्टली भी इंजेक्ट करवा सकते हैं, या हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं कि इफ एल्स की कंडीशन लगा दें और ऐसा कोडिंग करें कि बेस्ड ऑन डिमांड यहाँ पर लाइक स्विच केस लगा दो यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो है वो स्कैनर क्लास का यूज़ कर लो, और रन टाइम पर जो है वो यहाँ पर इनपुट यहाँ पर डालो। ये जब हमको पेट्रोल की डिमांड हो तो हम लोग पेट्रोल के लिए पी दबाएंगे, डीजल की हो तो हम लोग उसके लिए डी प्रेस करेंगे। ये तो बेस्ड ऑन दैट क्या है कि हमारे पास में जो है यहाँ पर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ये आगे मैं करके बताऊंगा। मैं मेरे पास में से बिजनेस यूज केस है ये, बट उसके पहले हम बिजनेस जो हमारे पास में एनवायरनमेंट है हम उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ही। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास में एक क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, ये हमारे पास में बिजनेस क्लास हो गई है, और ये हमारे पास में यूटिलिटी क्लास है। तो यहाँ पर बहुत सारी बिजनेस क्लासेस होती है और हमारे पास में यूटिलिटी क्लासेस होती है। तो पहला काम है सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो मैनुअली हम क्रिएट करेंगे तो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम जो है ये हमारे ऊपर आएगा, तो हमको इसके लिए कोड राइट करना पड़ेगा, हमको एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो हम फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो हमारे बिहाफ पे सारे के सारे जो हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करके देगा हमारा स्प्रिंग का कंटेनर, जो कि हमारे स्प्रिंग के कहाँ पर आता है, वो कोर मॉड्यूल में आता है। तो यहाँ यहाँ पर क्या है, जो स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल के अंदर आता है। तो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल जो है इसके अंदर क्या होता है, आईओसी का कंटेनर होता है। ये अब कंटेनर कुछ नहीं है, इनका रेडीमेडेड प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है, वो स्प्रिंग की कम्युनिटी ने बनाया है यहाँ पर ये। तो इसका काम है आईओसी कंटेनर का जो है वो एज ए पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो आईओसी कंटेनर में आईओसी का जो मतलब है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, उसका मतलब ये होता है कि
ये एक प्रिंसिपल है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट खुद से हो जाए और उनके बीच में जो डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाए। तो इसी ये एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम लोग अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब यही है कि सेटर या कंस्ट्रक्टर या फील्ड इंजेक्शन ऐसा हम लोग कोड इम्प्लीमेंटेड कर दे कि जो ऑटोमेटिकली क्या कर ले वो उसके अंदर वो इंजेक्शन को वो परफॉर्म कर ले वो ये। तो ये प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो ये जो काम मैंने खुद ने किया है यहाँ पर ये, कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर और मैंने रन टाइम पे मैंने उसको पास किया। अब ये मुझे कुछ ये खुद से नहीं करना, ये चीज़ें क्या होगी, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। ये आती है स्प्रिंग के कोर कंटेनर के अंदर। तो स्प्रिंग के कोर कंटेनर के अंदर सारी लेयर्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसके अंदर डीआई को परफॉर्म करवाना यहाँ पर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन जो होता है वो यूज़ करने के लिए जो है होता है वो रेडी हो जाता है यहाँ पर ही। हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लोड हमारे पास में नहीं है ना, उसके बीच में ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पर जो भी है आईओसी कंटेनर को यहाँ पर बताना है, वो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा और वो हमारे यहाँ पर जो है वो उनके बीच में डीआई भी परफॉर्म करेगा ये। तो स्टैटिक डिजाइन पैटर्न जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो कोड है वो सब आईओसी कंटेनर के अंदर ऑलरेडी रिटर्न है, जस्ट हमको उसको बताना है कि हमें ये करके दे, वो हमारा आईओसी कंटेनर कर देगा यहाँ पर ही। तो इतनी सारी जो है क्लासेस रहेगी, कुछ क्लासेस रहेगी बिजनेस लेवल पर रहेगी। हो सकता है हमारे पास में 50 कंट्रोलर हो, 50 सर्विस क्लासेस है, और हमारे पास में ये डाउ क्लासेस थे और ये यूटिलिटी क्लासेस है। अब सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसका इंजेक्शन यहाँ पर हो रहा है और यूटिलिटी क्लास का इंजेक्शन हमारा सर्विस के अंदर हो रहा है। तो इस लेयर पे यदि जाके देखोगे सर्विस लेयर पे तो काफ़ी सारी क्लासेस रिटर्न रहती है यहाँ पर ये। काफका, पासवर्ड, मैसेज यूटिल, काफ़ी सारी क्लासेस जो रहती है यहाँ पर जो है वो रिटर्न रहती है। इसके अंदर उसका डीआई परफॉर्म रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि यदि हम लोग यदि न्यू कीवर्ड के थ्रू जाते हैं यदि ये, तो काफका के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करो, पासवर्ड के लिए करो, मैसेज के लिए करो, मेल के लिए करो, रेडिस के लिए करो। तो ये क्या हो जाएगी, टाइटली कपल हो जाएगी। अब इसमें से यदि एक भी ऑब्जेक्ट यदि क्रिएट नहीं हुआ तो फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा फिर ये। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज क्लासेस को क्या करना है, लूजली कपल्ड करना है कि इनकी जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट क्रिएट हो, और जब उसकी डिमांड हो तो उसके अंदर वो इंजेक्ट हो जाए, और यदि वो अवेलेबल नहीं है वो तो वो इंजेक्ट नहीं हो पाएगा। या ये सब चीज़ें क्या होती है, एप्लीकेशन को लूजली कपल बनाती है ये। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिपेंडेंसी जो है वो करवाना है बेस्ड ऑन आवर डिमांड। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेटर का यूज़ करते हैं ताकि हमारी डिपेंडेंसी बाद में इंजेक्ट हो ये। अब वो इंटरनली हमारा आईओसी के अंदर जो है वो सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है। फिर सर्विस के अलावा परसिस्टेंस लेयर पे भी हमारे पास में क्या होते हैं कि अब देखो इस केस में हमें क्या करना पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एटलीस्ट क्रिएट हो जाए हमारे पास में, और इंजेक्शन होगा जब होगा, लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में जो है वो बेसिकली वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं, कौन सा हमारे पास में एनवायरनमेंट है। अभी मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ एक चीज़। अब मेरे पास में क्या है कि ये मेरे पास में एक डेटाबेस है, ये दूसरा डेटाबेस है, ये तीसरा डेटाबेस है। अब इंडस्ट्री लेवल पे हमारे पास में अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। तो ये क्या है कि हमारे पास में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, क्यूए एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, यूएटी एनवायरनमेंट है। अब हर एनवायरनमेंट का क्या होता है, डेटाबेस अलग अलग हो सकता है हम लोग लोकल के ऊपर माइस्क्यूएल यूज करते हो लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ओरेकल यूज होता है। तो ये सब भी हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि हमारे पास में जो है वो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग डेटाबेस अलग अलग एनवायरनमेंट पे जो है वो काम कर सकते हैं यहाँ पर ये। फिर
हमारे सिस्टम पे ही हम चाहें तो ओरेकल का यूज़ कर रहे हैं या माई का यूज़ कर रहे हैं। तो एक हमारे पास में ये ओरेकल, एक है हमारे पास में ये माई, एक है हमारे पास में ये पोस्टग्रेस। तो अलग अलग हमारे पास में क्या है कि डेटाबेस है। अब हमारे पास में कभी हमें ओरेकल पे काम करना रहे तो हम ओरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट कर लेंगे, यदि हमें माई से करना रहे तो हम माई से कर लेंगे, यदि हमें पोस्टग्रे से करना तो हम पोस्टग्रे से कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में क्या डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है, डेटाबेस के अकॉर्डिंगली उसका जो है वो ड्राइवर लोड होगा। बिकॉज डेटाबेस से जो कम्युनिकेट करता है हमारा यहाँ पर डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो कम्युनिकेट करता है, एक डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। वो डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये डेटाबेस जो हो सकता है वो डिसीजन मेकिंग कर ले बेस्ड ऑन आवर डिमांड। जब तुम चाहो जब डेटाबेस को यूज़ करो, ये एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी हो सकता है। लाइक यूएटी एनवायरनमेंट में ये वाला डेटाबेस यूज़ हो सकता है, क्यूए एनवायरनमेंट में अलग डेटाबेस यूज़ हो सकता है। तो अलग अलग लेवल पे जो है वो अलग अलग डेटाबेस जो है वो यूज़ हो सकते हैं। अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग डेटाबेस यूज़ हो सकते हैं, या हम हमारे सिस्टम पे अलग अलग डेटाबेस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बस उसको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अभी हम मैं ओरेकल को यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो फिर माई को भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसके उसका कॉन्फ़िगरेशन में डाल दूंगा यहाँ पर। ये हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है यहाँ पर ये। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेटाबेस रिलेटेड जो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, डेटा बेसिकली डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट या बेस्ड ऑन हमारे सिस्टम पे जो डेटाबेस अवेलेबल है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमें सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग परसिस्टेंस लेयर पे तीनों डेटाबेस के डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके बैठे हुए हैं। ये हमारे पास में डिपेंड करता है, ये हमारे पास में डिपेंड करता है हमारे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन डाला है। यदि हमारे कॉन्फ़िगरेशन में ओरेकल डला हुआ है तो ओरेकल को ले लेगा वो, माइस्क्ल को लगा तो माइस्क्ल को ले लेगा वो। तो जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास में अवेलेबल है, जो भी डेटाबेस अवेलेबल है, सिर्फ ये उसी के लिए वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। ये सभी के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके नहीं बैठ जाएगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सारे के सारे डेटाबेस के लिए। तो कई बार हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलरली डेटाबेस के लिए। हमारे डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस केस में हमें रन टाइम पर जो है वो अलग अलग डेटाबेस की डिमांड हो सकती है। कई बार हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस यूज करते हैं यहाँ पर। ये हो सकता है हम लोग ये प्रोडक्शन पे इसको यूज कर रहे हैं ओरेकल को, और हमारे पास में जो डेव एनवायरनमेंट है हम लोग माई को यूज कर रहे हैं, क्यूए एनवायरनमेंट पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो जब जब एप्लीकेशन अलग अलग एनवायरनमेंट में जाएगा तो उससे रिलेटेड डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऑब्जेक्ट की डिमांड ऐसी होगी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, जब जिसका यूज हो जाए वो सर्विस लेयर पे यूज होगा वो। कई बार ऑब्जेक्ट ऐसा होगा कि डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। डेव एनवायरनमेंट है तो ये वाला डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वो वाले कॉन्फ़िगरेशन को उठाएगा वो, तो उसी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। बस सबके लिए नहीं कर देगा कि ओरेकल के लिए भी कर दिया, पोस्टग्रे के लिए भी कर दिया। जब जिसकी डिमांड हो उसी के लिए करेगा ये। वो हमारे पास में क्या रहता है, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड हो जाता है। तो कौन से ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करना है ये हमारे पे डिपेंड करता है, और कौन से ऑब्जेक्ट को कब कम्युनिकेट करवाना है। ये ऑब्जेक्ट इससे कम्युनिकेट करता है, ये ऑब्जेक्ट इससे कम्युनिकेट करता है। डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं परसिस्टेंस लेयर्स पे करते हैं। फिर यूटिलिटी क्लासेस जो रहेगी वो सर्विस के लेयर पे क्या करेगी, यूज होगी ये।
तो ये सब क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑब्जेक्ट का कोलैबोरेशन करवाना। अब मैनुअली करने जाओगे तो ये सब क्या है हमारे पास में, ये काफ़ी सारे इशू आते हैं इसको लेकर, या ऑब्जेक्ट और कोलैबोरेशन को लेकर। यदि ऑब्जेक्ट टाइटली कपल्ड है तो ऑलवेज हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को है वो लूजली कपल्ड क्रिएट करना है, कि ऑब्जेक्ट क्रिएट उनके इंडिपेंडेंट हो, और जब जिसका रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए अवेलेबल हो जाए। अब यदि वो अवेलेबल नहीं होता है रन टाइम पर, तो उससे रिलेटेड भी क्या है कि वहाँ पर एरर आते हैं, इशू आते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। बट ऑब्जेक्ट का जो है वो हमें लूजली कपल्ड क्रिएट करना है। अभी हमें प्रोवाइड करके देता है स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर। स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर जो है वो हमको वो प्रोवाइड करके देता है। तो हमारे पास में क्या है कि स्प्रिंग का जो आईओसी जो कंटेनर है, तो ये स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल के अंदर आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो मिनिमम मिनिमम जो भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी जार फाइल्स है वो हमको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसका काम जो है वो स्प्रिंग कोर का यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करना। तो आईओसी जो है वो एक प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली, और बेस्ड ऑन डिमांड वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाए। और डीआई जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है। और आईओसी जो है ये हमारा प्रिंसिपल है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसका क्या है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमें क्या करना है कि आईओसी के कंटेनर को क्रिएट करना है। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये आईओसी का कंटेनर रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो है वो बेसिकली प्रोग्राम ही है जो स्प्रिंग ने दे के रखा हुआ है, जो कि हमारे बिहाफ पे क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। हमको नहीं करना है, हमारे बिहाफ पे जो है वो फ्रेमवर्क करके देगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। उसके लिए हमें कोड राइट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको वहाँ पर जो काफ़ी सारी चीज़ें करना पड़ती है ये। तो आईओसी कंटेनर जो है वो स्प्रिंग का हमारे लिए क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो जो जो भी हमारे पास में क्या है जावा की क्लासेस रहेगी यहाँ पर, तो जावा की क्लासेस जो रहेगी, ये जावा की जो हमारी फाइल रहेगी जावा क्लासेस। तो स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको जावा की क्लास बोलेंगे, लेकिन हम लोग स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर से हम लोग क्रिएट करवाएंगे ये थी। तो स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी से उसका एक नाम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं जावा बीन। मतलब बीन क्लास का मतलब है कि ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग क्रिएट करेगा, ऐसा स्प्रिंग कम्युनिटी ने ऐसा नाम दिया है कि जो भी हम लोग आईओसी कंटेनर से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे उसका हम लोग नाम रखेंगे यहाँ पर बीन। तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं जावा बीन क्लास, जिसका भी ऑब्जेक्ट हम लोग स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर से क्रिएट करवाने वाले हैं। तो वो पर्टिकुलरली वो हमारी बिजनेस क्लास हो, वो हमारी यूटिलिटी क्लास हो, या हमारे वो डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट हो, वो सारे के सारे जो है वो हमें वो स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर क्रिएट करके देंगे। जस्ट हमें क्या है स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर को बताना है कि कौन सी क्लासेस जो है वो क्रिएट करना है। तो क्रिएट करना है किसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो आपस में वो परफॉर्म होना चाहिए यहाँ पर, ये सबको आईओसी कंटेनर को बताना पड़ता है ये। तो आईओसी कंटेनर को हमको जो पास करना है, एक करना है बीन, जिसको हम लोग बोलेंगे एज ए जावा बीन। स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी है जावा बीन, या सॉरी नॉट ए जावा बीन, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग बीन।
स्प्रिंग बीन। तो जो भी हमारे पास में क्लास रहेगी हम उसको जैसे बीन क्लासेस बोलेंगे। और हमको यहाँ पर जो है वो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो पास करना पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आईओसी कंटेनर को बताएंगे कि हमें ये हमारे पास में क्लासेस है, इसके ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, इसके बीच में डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगना चाहिए। तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के हमारे पास में क्या है, कुछ वे है। एक एक्सएमएल बेस्ड, अब ये ओल्ड अप्रोच है, ये पहले ऐसा करते थे अब नहीं करते हैं, लेगेसी एप्लीकेशन में करते हैं। पुराने एप्लीकेशन में तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, बट राइट नाउ ऐसा करते नहीं है। तो एक हमारे पास में अप्रोच होती है एक्सएमएल बेस्ड, एक है होती है हमारे पास में जावा बेस्ड, जहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को जावा के क्लास में प्रोवाइड करते हैं। तो एक हमारे पास में जावा बेस्ड अप्रोच होती है, और एक अप्रोच होती है हमारे पास में एनोटेशन बेस्ड। तो पहले तो प्योर एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच थी जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क का नया नया आया था। फिर जब एनोटेशन इंट्रोड्यूस होना चालू हुए, तो ये एनोटेशन जो है वो यूज़ होना चालू हो गए वो साथ में ये। तो एक्सएमएल भी रहता था, उसका ही कोड जो है वो कम होके यहाँ पर जो है वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में चलेगा, तो हमारा क्या हो जाता, कॉन्फ़िगरेशन का साइज रिड्यूस हो जाता था यहाँ पर ये। फिर जावा बेस्ड अप्रोच है, तो वहाँ पर हमें क्या है कि उसके अंदर भी वैसे बेसिकली जावा बेस्ड अप्रोच में भी अंदर एनोटेशन ही रहते हैं। बस उसमें क्या होता है कि हमारा एक्सएमएल जो है वो उसके अंदर पूरा की पूरा रिड्यूस हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग सारे के सारे काम को जो है वो कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें जावा की क्लासेस राइट करना है, जो भी हम लोग बिजनेस के लेवल पे क्लासेस राइट करते हैं हम लोग उसको स्प्रिंग बीन बोलेंगे, इफ़ वी आर यूजिंग स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास में क्या है कि ये कॉन्फ़िगरेशन होना यहाँ पर। और एक हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग बीन हमको पास करना है। तो जो स्प्रिंग बीन, जो भी हम क्लासेस बनाएंगे तो किसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करना है, ये सब हमको कॉन्फ़िगरेशन में करना पड़ेगा ये। आईओसी कंटेनर को पास करोगे, आईओसी कंटेनर खुद एक जावा का एप्लीकेशन होता है जो कि टॉप ऑफ द अवर जेवीएम रन होता है। जावा का कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो है, कोई सा भी कंटेनर जो है, सॉफ्टवेयर जो है विदाउट जेवीएम रन ही नहीं होगा। बिना जेवीएम के हमारा जावा का कोई सी भी एप्लीकेशन ही रन नहीं हो सकता ये। तो आईओसी कंटेनर एक रेडीमेड एप्लीकेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की एप्लीकेशन के लेवल पे, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करने की। तो आईओसी से वन प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे हमारा कंटेनर क्रिएटेड है, जो कि क्या करता है कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करके देता है वो। जस्ट हमें क्या करना है कि उन ऑब्जेक्ट को यूज करना है। उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, जस्ट हमें इसको यूज करना है। ये क्या रहेंगे, रेडी टू यूज रहेंगे। अब यहाँ पर आईओसी कंटेनर जो है ये हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब ये इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करता है, वो इंटरनली जो है आईओसी कंटेनर है वो रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू करता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करता है, जो भी करता है वो सब आईओसी कंटेनर अंदर से देखता है। डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है हमारे पास में। अब जैसा नहीं कि आईओसी कंटेनर के पास में ये है, सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सर्वर क्रिएट करता है। टॉमकैट सर्वर के अंदर भी कंटेनर होते हैं, वो कंटेनर क्रिएट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टों को। लेकिन हम लोग सर्वर पर डिपेंड हो गए उसके लिए। सर्वर के अंदर हमारा सर्वलेट जो है वो पास हो रहा है, ये तो हमें सर्वर का कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाएगा ये। तो उसके पास में क्या होता है, सर्वलेट का कंटेनर होता है, उसके पास में जो है वो कैटेलिना नाम रहता है जिसका। फिर जेएसपी का भी कंटेनर होता है, यदि हमारा हम यदि जेएसपी पे राइड करते हैं तो उसके लिए जास्पर कंटेनर जो है उसके अंदर है ये। तो कंटेनर मतलब स्पेशल प्रोग्राम है जो हमारे लिए कुछ करके देते हैं, हमारे एफर्ट को रिड्यूस करते हैं। तो इसका काम है क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब क्या करते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं
तो अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में ये उसको स्कोप भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत जरूरी है ये, और ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है ये। डिफॉल्ट स्कोप क्या है जावा स्प्रिंग के, स्प्रिंग बीन के। तो आईओसी कंटेनर ने हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम बिजनेस लेवल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या यूटिलिटी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो लॉजिक है वो रिटर्न है। इसके अंदर क्या है कि मेरे पास में क्या है कि कुछ लॉजिक रिटर्न है यहाँ पर, ये जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। अब यहाँ पर जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस के लेवल पे भी डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो हम जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं रन टाइम पर हम लोग उसी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो हम लोग जो भी लॉजिक क्रिएट करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट कितने कितने क्रिएट होना चाहिए। अब कंट्रोलर के ऊपर कोई क्लास है, उस क्लास के हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, वो उसके अंदर लॉजिक सेम ही है, तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो गया ये। मतलब कोई इसका कोई मीनिंग ही नहीं है क्रिएट करने का। तो जो बिजनेस क्लासेस जो होती है जहाँ पर हमारे लॉजिक रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट मल्टीपल क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है। तो एसी क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो हमको क्या रखना पड़ता है, सिंगलटन। तो हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे हमें क्या करना है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करना पड़ता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि हमारे पास में कितने ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होंगे। तो वन ऑफ द डिजाइन पैटर्न जो कि हमेशा यूज होता ही है डिफॉल्टली, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है तो बोलना ही पड़ता है, एटलीस्ट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न तो हम यूज करते ही करते हैं ये। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करने का पर्पस ये है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा वो क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल टाइम वो क्रिएट हो नहीं सकता है, तो हमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो है वो यूज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास में क्या है कि एक ये क्लास है ये। अब ये जो क्लासेस है जो है वो इस लेयर पे भी आएगी, इस लेयर पे भी आएगी, इस लेयर पे भी आएगी। अभी हम लोग यहाँ पर क्या है कि एक क्लास यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब ये क्लास के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। टेस्ट टेस्ट न्यू टेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया। तो इसके हम क्या है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पता ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक हैश कोड जनरेट होता है। तो ये एक ये कोड है जस्ट जेवीएम के लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टों को जो कि पॉइंट करते हैं उसके बिहाफ पर ये एक हमारे पास में जो हैश कोड बनता है यहाँ पर, ये तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का जो हैश कोड है वो डिफरेंट है। इसके आगे न्यू लगा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया, इसके आगे न्यू लगा तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ पर हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये। तो ऐसा जब बिजनेस लेवल पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो वो इस तरीके से यदि क्रिएट होंगे तो मल्टीपल टाइम्स क्रिएट हो सकते हैं वो। हमारे पे डिपेंड करते हैं हमको करवाना या नहीं करवाना, बट क्रिएट हो सकते हैं। बट हमें हमारी क्लास को कुछ ऐसे डिजाइन करना है
कि कोई उसको चाहे भी तो मल्टीपल टाइम डिजाइन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता ये। तो जब भी हम लोग बिजनेस क्लास क्रिएट करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास में उसका ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। ये सिंगलटन इज ए वन डिजाइन पैटर्न जो कि ये इंश्योर करता है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल टाइम क्रिएट नहीं हो सकता है। ये नॉट ओनली जावा है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हमें इंश्योर करना पड़ता है कि हमारी जो क्लास है वो सिंगलटन है, वो उसका ऑब्जेक्ट मल्टीपल क्रिएट नहीं हो सकते। तो हमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ टू राइट सिंगलटन क्लास, सिंगलटन क्लास को कैसे राइट करते हो। तो हमें बताना पड़ता है सिंगलटन क्लास को हम लोग कैसे राइट करते हैं। सिंगलटन क्लास का मतलब ये है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल टाइम क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो हम उसके लिए बोलते हैं पहला सिंगलटन क्लास राइट करने के लिए कि हमको हमारी क्लास राइट करना है तो उसके अंदर हमको एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है जो कि प्राइवेट रहेगा। अब यहाँ पर हमारे कोड जावा के सिंटेक्स रहेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दोगे यहाँ पर ये, कंस्ट्रक्टर को हम लोग प्राइवेट कर देते हैं यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर वो आउटसाइड द क्लास जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने कंस्ट्रक्टर को तो प्राइवेट कर दिया है मैंने यहाँ पर ये, बट मेरा टेस्ट क्लास का विथ इन पैकेज है यहाँ पर ये, मुझे क्या करना है कि उसको पैकेज से बाहर करना पड़ेगा। इसको मैं बाहर कर देता हूँ। हो गया। आ, तो यहाँ पर जो है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। मैं ऑब्जेक्ट जो है वो टेस्ट क्लास का क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे जो क्रिएट करना है वो सिंगलटन का करना है। तो मेरा यहाँ पर क्या है, जब तक मेरा कंस्ट्रक्टर पब्लिक रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे देखोगे कि मैं कितनी बार भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ इस क्लास के ही। 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीपल टाइम क्रिएट करने में भी यहाँ पर। ये सब फील करना है ये एप्लीकेशन के लेवल पे, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है ये।
तो मैंने इस क्लास के चार ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए ही है। तो इसके मेरे पास में मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास में हैश कोड जनरेट होंगे यहाँ पर ही। तो मैंने इस पर्टिकुलरली सिंगलटन डेमो क्लास के मैंने चार ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए और यहाँ पर जो है उसके हैश कोड जनरेट होगा यहाँ पर ये। तो हैश कोड ये बताता है जेवीएम के लेवल पर हमारे पास में हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास में एक कोड होता है जिसको हम लोग हैश कोड बोलते हैं। ये कोई मेमोरी का एड्रेस नहीं है कि ये मेमोरी का एड्रेस है, जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट ये एक हमको हैश कोड जनरेट करके देता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एक ये ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नंबर है जो इसको यहाँ पर पॉइंट करता है। यहाँ पर ये कोई मेमोरी का एड्रेस नहीं है यहाँ पर ये। तो ये हैश कोड जो है ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्ट है ये 4 टाइम से क्रिएट होगा यहाँ पर ये, क्योंकि न्यू कीवर्ड से क्रिएट हो गया है। तो अब इस तरीके से हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वी आर लर्नर, दैट इज फाइन। बट एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते नहीं है, जो कि बिजनेस के लेवल के हैं ये, जो कि लेयर्स के लेवल के हैं हमारे पास में ही। तो हमको इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है एक्चुअली में। बट फ्रेमवर्क यदि यूज़ नहीं करते हैं और यदि हम करना चाहें तो भी हमको इस तरीके से नहीं करना है। हमें ऑलवेज क्या है, सिंगलटन क्लास इंश्योर करना है हर लेयर्स पे ही। तो सिंगलटन क्लास इंश्योर करने के लिए हमें क्लास का डिजाइनिंग कुछ ऐसा करना है कि कोई भी इसको ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या रखते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखते हैं। तो हम हमारे पास में क्या आ गया, रिस्ट्रिक्शन आ गया यहाँ पर ये कि कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट यदि हमने रख दिया तो आउटसाइड द क्लास तो हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अब ये आता है कोर जावा कॉन्सेप्ट कि हम लोग यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट लगाते हैं, प्रोटेक्टेड लगाते हैं। तो क्या उसके मीनिंग होते हैं ये, तो कभी भी कंस्ट्रक्टर के आगे यदि हम लोग प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं तो वो पर्टिकुलरली जो हमारे पास में क्लास है उसका ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास क्रिएट नहीं हो सकता है। क्रिएट भी करेगा वो तो विथ इन क्लास कर सकता है लेकिन आउटसाइड द क्लास नहीं कर सकता। तो ये सिंगलटन का पहला रूल हो गया ये हमारे पास में ही। तो सिंगलटन क्लास का फर्स्ट रूल है हमारे पास में जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलरली वो बाहर नहीं क्रिएट हो सकता। हमको कंस्ट्रक्टर क्या करना है यहाँ पर, प्राइवेट करना है। तो कैसे क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री मेथड बनाना पड़ेगी यहाँ पर ही। तो हम लोग क्या बनाते हैं, फैक्ट्री मेथड बनाते हैं यहाँ पर गेट इंस्टांस नाम की। उस फैक्ट्री मेथड के अंदर पब्लिक गेट इंस्टेंस, हमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से वो रिटर्न करवाना है यहाँ से ही, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट जो है वो बेसिकली जो है वो विथ इन क्लास से जो है वो क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर उसको क्या करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको यहाँ पर क्या करवाएंगे कि रिटर्न करवाएंगे यहाँ से। कोडिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बोलते हैं अभी हम, यहाँ पर ये इस स्मॉल में लेते हैं सिंबल। तो हमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट हमारे बिहाफ पर जो है वो हमारी फैक्ट्री मेथड क्रिएट करके रखी। तो फैक्ट्री इज अ डिजाइन पैटर्न।
तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का मतलब ये होता है कि हम एक मेथड राइट करते हैं, और उस वो पर्टिकुलरली जो मेथड है वो दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न में करता है। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री मेथड। और फैक्ट्री मेथड की हेल्प से हम लोग फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जो है वो क्रिएट करते हैं, जहाँ पर एक क्लास है वो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट या मल्टीपल क्लास के ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखती है, वो आता है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर जो है एक फैक्ट्री मेथड क्रिएट किया हमने, ये तो हमारे बिहाफ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा हमें वो ये वाला जो मेथड है वो क्रिएट करके देखा, तो हमने उसको प्राइवेट रख लिया। प्राइवेट मतलब आउटसाइड तो तुम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। अब यदि क्रिएट ही करना चाहते हो ऑब्जेक्ट उसका, तो तुमको ऑलवेज जो है इस फैक्ट्री मेथड को वो कॉल करना पड़ेगा इसकी। तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक स्टैटिक कीवर्ड भी ले लेते हैं। तो सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लो। ऑब्जेक्ट यदि एक ही क्रिएट होगा तो एक ही हैश कोड आएगा, ऑब्जेक्ट यदि अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं तो अलग अलग हमारे पास में हैश कोड क्रिएट होके आएंगे। तो मैंने जो लॉजिक लिखा है अभी उसके हिसाब से भी क्या होगा कि सिंगलटन क्लास नहीं रहेगी, सबके हैश कोड अलग अलग आ रहे हैं अभी भी ये, बिकॉज ये मेथड जो है वो 4 टाइम्स कॉल हो रही है, तो 4 टाइम इंटरनली न्यू कीवर्ड यूज हो रहे हैं उसमें ही। अब 4 टाइम इंटरनली न्यू कीवर्ड यूज हो रहे हैं तो 4 टाइम वो नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक को मुझे यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लॉजिक राइट करूँगा ये। तो जो ये सिंगलटन डेमो जो है ये उसको मैं क्या करता हूँ कि बाहर ले जाता हूँ, यहाँ पर एक ये डिफाइन करता हूँ मैं एक जगह पर। हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक लॉजिक रिटर्न करना है, इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, तब ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। और ये इस वेरिएबल को क्या होगा, ये पास होगा यहाँ पर। अब इंटरव्यू में सिंगलटन का कोड राइट करने को बोल देते हैं, तो फिर ये राइट करके बताना पड़ता है ये कि सिंगलटन क्लास कैसे हम लोग इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर जो है वो हमने ये वाला लॉजिक राइट किया, तो बेसिकली ये जो इंस्टांस जो ये वाली मेथड है स्टैटिक, तो स्टैटिक मेथड के अंदर हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल पास नहीं होता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैटिक करना पड़ेगा यहाँ पर ये। और इसको हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे इंस्टांस को यहाँ पर ही। यहाँ पर हमारे पास में एक लॉजिक है। तो यदि जब हम गेट इंस्टेंस कॉल करेंगे यदि उसको वो नल मिलता है फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि वो पर्टिकुलरली नल मिलेगा तो यहाँ पर वो एंटर कर जाएगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा ये। बट सेकेंड टाइम जब वो आएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट जब इसका क्रिएट करेगा वो, तब ये वैल्यू नॉट नल हो जाएगा यहाँ पर ये, तब ये क्या करेगा डायरेक्ट जो है एग्जिस्टिंग है उसी को यहाँ पर वो सेंड कर देगा यहाँ पर। अब मैं यदि इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे सेम हैश कोड मिलना चाहिए मल्टीपल टाइम कॉल होने पर। तो मुझे सेम हैश कोड आया है, इसका मतलब ये है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, बार बार ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। तो उसको हम लोग बोलेंगे एज ये सिंगलटन यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे क्या करते हैं कि डिबग लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर न्यू का यूज़ नहीं कर रहे हैं, न्यू कीवर्ड किसी लॉजिक के अंदर यूज़ हो रहा है, वो एक ही बार कॉल हो रहा है, क्योंकि हमको सिंगलटन एश्योर करना है। मल्टीपल टाइम किसी भी तरीके से वो क्या हो रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है, वो जो एक ही है वही बार बार रिटर्न में आ रहा है हमारे पास में ही। तो मैंने प्रोग्राम को जो है वो डिबग मोड में मैंने उसको
वहाँ पर उस पर डीबग पॉइंट लगाया, तो मुझे रन एज नहीं करना है, मुझे यहाँ पर डीबगर लगाना है। तो डीबग एज करूँगा मैं यहाँ पर ये। तो जेवीएम के अंदर एक थ्रेड क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये डीबग मोड में चले गया ये। तो ये जेवीएम के अंदर हमारे लिए एक थ्रेड क्रिएट हो गया जो कि हमारे लिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो जेवीएम के अंदर और भी थ्रेड रहते हैं, कुछ थ्रेड गार्बेज सिलेक्टर के लिए काम करेंगे, कुछ मॉनिटरिंग के लिए करेंगे, कुछ जेवीएम के अंदर मेमोरी लेवल पे, क्लास लोडर लेवल पे काम करते हैं, जिसमें कि एक थ्रेड रन टाइम पे हमारे लिए क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड। और वो जैसे हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, वो थ्रेड जो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, एग्जिट हो जाता है वो। तो मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन इसके अंदर जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें डिबग करने के लिए क्या है, F5 F7। तो हमें क्या करना है कि वन बाय वन जाना है। तो मैं यहाँ पर क्या गया, नेक्स्ट लाइन पे गया, मुझे क्या एक हैश कोड यहाँ पर प्रिंट हुआ यहाँ पर ये। अब मैं दूसरी लाइन पे गया, मैं यहाँ पर ये। तो मैं गेट इंस्टेंस मेथड के अंदर ही मैंने यहाँ पर ये डीबग डाल दिया मैंने यहाँ पर ये। तो ये इसके अंदर मैं जाऊँगा, तो ये इंस्टेंस के अंदर चेक होगा, यदि इसको ऑलरेडी अवेलेबल दिख रहा है ये इंस्टेंस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, मतलब ये नल नहीं है ये। तो ये इसको स्किप कर जाएगा, ये सीधे इंस्टेंस को रिटर्न कर देगा यहाँ पर ये। तो उसका हैश कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तीसरा है ये, फिर से जाएगा, उसको सेम हैश कोड मिल जाएगा वो। तो ये फिर से क्या होगा कि ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर ये। फोर्थ नंबर पे जाएगा, फिर से जाएगा, ये फिर से प्रिंट हो जाएगा, तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। बार बार क्या हो रहा है, ये हैश कोड जो है मेरे पास में जो है ये, यहाँ पर वो सेम हैश कोड जो हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये क्या मेरे पास में जो क्लास है, ये एज ए क्या हो गई, ये सिंगलटन क्लास हो गई है ये। तो यहाँ तक यदि इंटरव्यू में बताओगे, सिंगलटन क्लास राइट करने का जो रूल है ये, तो यहाँ तक इंटरव्यू में हम लोग बताते हैं। तो उसके बाद में ये पूछा गया है कि हाउ टू राइट सिंगलटन क्लास। हमने बता दें कि सिंगलटन क्लास राइट करने का मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। बट यदि हमें सिंगलटन क्लास राइट करने का बोल दिया जाए, हमने बता दिया यहाँ पर कंस्ट्रक्टर शुड बी प्राइवेट, और हम डायरेक्ट उसको ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से क्रिएट नहीं कर सकते। हमें फैक्ट्री मेथड क्रिएट करना पड़ेगी, और फैक्ट्री मेथड के अंदर हम लोग उसको लॉजिक राइट करेंगे जो कि क्रिएट करके देगा ये। तो तो उसके बाद में क्वेश्चन ये होगा कि मतलब इंश्योर हो कि ये सिंगलटन क्लास है, ये ब्रेक नहीं हो सकता ये। तो फिर वो टेस्टिंग शुरू हो जाएगी कि उसके बाद में उनको आगे की चीज़ें पता या नहीं है, तो ये अभी भी सिंगलटन नहीं है ये अभी भी ब्रेक हो सकता है ये। तो मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो अभी मेरे जेवीएम के अंदर क्रिएट किया है, मेरे जेवीएम के अंदर एक थ्रेड क्रिएट हुआ, और वो थ्रेड ने मेरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, और आगे का लॉजिक उसी थ्रेड ने एग्जीक्यूट किया यहाँ पर ये। तो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जेवीएम, ये हमारा जेवीएम है। जेवीएम के अंदर हमारा मेन थ्रेड क्रिएट हुआ, और जेवीएम के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो जेवीएम के अंदर हमारा क्या होगा, एक ये थ्रेड क्रिएट हुआ जेवीएम के अंदर। जेवीएम के अंदर एक थ्रेड क्रिएट हुआ जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऐसे मेन थ्रेड। तो ये जेवीएम के अंदर एक थ्रेड क्रिएट हुआ, उसने हमारे लॉजिक को यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, और हमें क्या करा कि यहाँ पर जो ने हैश कोड दिया यहाँ पर। तो ये सब इंटरनल्स पता होना बहुत ज़रूरी है, और पता होगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, हम इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर ये। तो सिंगल जेवीएम के अंदर जो हमारी जावा वर्चुअल मशीन है उसके अंदर हमने क्या करा है कि ये हमारा ये एग्जीक्यूट कोड हुआ हमारा है जेवीएम के अंदर ये। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और वो ऑब्जेक्ट को हमारा जो वो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट कर रहा है वहाँ पर।
तो मेन थ्रेड ने एक ही लॉजिक को मल्टीपल टाइप्स क्या किया यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। तो अभी भी ब्रेक हो सकता है कि हाँ, ये ब्रेक हो सकता है अभी भी, ये सिंगलटन क्लास नहीं है ये। तो ये कब ब्रेक हो सकता है ये जब ब्रेक हो सकता है जब इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल थ्रेड अटैक करे, मल्टीपल थ्रेड क्या करे उसको, यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड जो है वो इस ऑब्जेक्ट को वो एक्सिस करे, ये ऑब्जेक्ट को क्या करे वो इस पर्टिकुलरली क्लास को जो है वो एग्जीक्यूट करे यहाँ पर वो। तो जब मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, फैक्ट्री मेथड को कॉल करवा रहे हैं जो हम यहाँ पर जो फैक्ट्री मेथड को कॉल करवा रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या है कि एक ही थ्रेड हमारा क्रिएट हो रहा है जो एक मेथड को क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ये कॉल कर रहा है यहाँ पर ये। लेकिन यदि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में जाएं और एक लॉजिक को हम लोग अलग अलग थ्रेड से एग्जीक्यूट करवाए हम लोग यहाँ से ही, तो एक टाइम पर यहाँ पर जो है ये एक थ्रेड वन है, एक थ्रेड टू है, एक थ्रेड थ्री है ये। तो हमारा पास में जो मल्टी थ्रेडिंग का जो टॉपिक होता है, अब उसमें क्या है, एक थ्रेड वन है, एक थ्रेड टू है, एक थ्रेड थ्री है। अब हम लोग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं और मल्टीपल थ्रेड ने दी एक बार में जंप मार दिया इसके अंदर, इस पर्टिकुलरली इस लॉजिक के अंदर यदि जंप कर दिया, कुछ थ्रेड ने यदि एक साथ में यदि इस लॉजिक के अंदर यदि जंप कर दिया, तो वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे जेवीएम पे उस टाइम के ऊपर। अब उसके बाद में क्या होगा कि जब बात दूसरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तब वो फिर उसको सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे वो, बट जब तक कि हमारे यहाँ पर क्या हो चुका होगा, सिंगलटन ब्रेक हो चुका होगा इस लॉजिक के अंदर, मल्टीपल थ्रेड ने एक ही बार में एंट्री मार दी, भले वो एक बार मारी हो लेकिन एंट्री मार दी है, तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं उसके ये। तो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास में पॉसिबिलिटी है मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट होने की। अब मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट यदि क्रिएट करना हो ये, तो एक तरीका तो ये है कि थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करो। तो जावा में हम लोग थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं, तो थ्रेड भी क्या है, नथिंग बट ए क्लास ही है। हमको यहाँ पर क्या करना है कि एक थ्रेड क्रिएट करना है, तो या तो हम लोग रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें या थ्रेड क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड कर लें यहाँ पर ये। तो या तो हम लोग रनेबल इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास में ये थ्रेड क्लास जो है मेरे पास में जो है वो यहाँ पर ये क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर जो है वो हमें जो भी लॉजिक को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करवाना हो हम लोग यहाँ पर उसको करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो मैं ये जो लॉजिक है ये हमारा जो टेस्ट क्लास के अंदर हम लोग राइट कर रहे हैं ये इसके अंदर डाल दो। तो ये इंडिपेंडेंटली एक थ्रेड क्रिएट होगा, मेन थ्रेड नहीं रहेगा, ये अलग से क्रिएट होगा ये। और ये लॉजिक जो है उसके अंदर क्या होगा, ये कॉल होगा यहाँ पर ये पर्टिकुलरली, इसके अंदर ये लॉजिक जो है हमारे पास में ये कॉल होगा। तो हम यहाँ पर क्या है कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, और इस लॉजिक को यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये, यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट कर रहे हैं।
हैश कोड प्रिंट करवाओ यहाँ पर ये, अब यदि एक ही बार क्रिएट यदि होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमें सेम हैश कोड मिलेगा, और यदि मल्टीपल टाइम यदि क्रिएट होगा मतलब ब्रेक हो गया सिंगलटन ये, तो यदि ये लॉजिक जो है यहाँ पर, ये हमारा नया थ्रेड क्रिएट करने का, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि न्यू थ्रेड जो वो क्रिएट करते हैं, तो न्यू थ्रेड डेमो। तो थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक न्यू एग्जीक्यूशन हमारे लिए स्टार्ट हो जाता है, एक नया एग्जीक्यूशन हमारे लिए स्टार्ट होगा, तो हम न्यू थ्रेड डेमो यहाँ पर करते हैं कि न्यू, हमने रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, तो हमें इसके अंदर जो है वो पास करना पड़ेगी ये वाली क्लास। इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास जो है वो हमको जो है वो पास करना पड़ती है। रन मेथड को कॉल कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे लिए न्यू एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो ये इतना वाला जो कोड है वो मेन थ्रेड से कॉल हो रहा है, और मेन थ्रेड के बाद में जैसे ही यहाँ पर नया लाइन आएगा तो एक नया एग्जीक्यूशन हमारे पास में स्टार्ट होगा ये। फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मल्टीपल थ्रेड को कॉल करता हूँ, बिकॉज हमें सिंगलटन ब्रेक करना है यहाँ पर ये, तो हम लोग मल्टीपल थ्रेड को एंटर करवाने का यहाँ पर ट्राई करते हैं यहाँ पर ये थ्रेड टू है, थ्रेड थ्री है, और ये मेन थ्रेड से भी यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये मेन थ्रेड यदि एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और यदि मेरे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एक बार, तो फिर दूसरी बार क्रिएट हो नहीं पाएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है कि यहाँ से सिंगलटन ब्रेक होगा। यदि हम लोग इंडिपेंडेंट यदि थ्रेड पे ले जाएंगे तो हमारे पास में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर कि वो क्या हो, ब्रेक हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको ब्रेक करवाते हैं यहाँ पर, और मैं थ्रेड के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली थ्रेड का नाम भी राइट कर देता हूँ मैं ये, सिस आउट थ्रेड डॉट गेट, गेट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। हर थ्रेड का एक जेवीएम में क्या देता है, एक नाम देता है यहाँ पर ये। तो जो मेन है, मेन थ्रेड का नाम जो मेन देता है वो बाय डिफॉल्टली ये कि सिंपल जावा का प्रोग्राम यहाँ पर जो हो वो एग्जीक्यूट हो। इसके अलावा जब हम लोग मैनुअली क्रिएट करते हैं तो वो नाम को भी हम जो है वो भी जेवीएम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हम लोग थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, एक नया थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। थ्रेड का मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो रन करेंगे यहाँ पर हम लोग टेस्ट को, तो देखते हैं सिंगलटन हमारा ब्रेक होता है क्या। ब्रेक नहीं हो पाया बिकॉज यहाँ पर जो है वो दो थ्रेड को एंटर करने का टाइम मिला नहीं साथ में, क्योंकि एक बार वो क्रिएट हो गया था यहाँ पर ये मेन थ्रेड के थ्रू यहाँ पर ये क्रिएट हो गया था ये। तो फिर मल्टीपल थ्रेड को एक साथ एंटर करने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि ये लाइन का एग्जीक्यूशन जो है वो उसमें वो इतना टाइम लग गया है कि यहाँ पर जब वो पहुंचा, जब तक इसका ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो चुका था ये। तो हम ये ट्राई करते हैं कि मेन वाले जो मेन थ्रेड है उसके एग्जीक्यूशन, उससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको छोड़ते हैं, और हम यहाँ पर जो है वो थ्रेडिंग वाले से हम लोग क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, ताकि मल्टीपल थ्रेड एक बार में एंटर करने की, जिससे कि यहाँ पर जो है वो
संभावना बनेगी यहाँ पर ये। सेम ही थ्रेड हमारे पास में बार बार आ रहा है, और ये थ्रेड का नाम यहाँ पर आ रहा है मेन से। ओके। स्टार्ट मेथड से थ्रेड स्टार्ट होता है। मैं रन मेथड यूज कर रहा था। तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली ये मेन थ्रेड बार बार प्रिंट हो रहा है, मेन नहीं होना चाहिए। हर थ्रेड का एक अपना इंडिपेंडेंट नेम रहेगा ये देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये थ्रेड जीरो स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास में ये हमारा क्या है, ये जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पर एक हमारे पास में होता है मेन थ्रेड, एक हमारे पास में है मेन थ्रेड, जहाँ से हमारा क्या है कि जो सिंपल सा प्रोग्राम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाला जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इसके अलावा और भी थ्रेड होते हैं, वो इंटरनली जो है वो जेवीएम के थ्रेड होते हैं, मेमोरी के लेवल पे जो वो काम करते हैं, डीमन थ्रेड होते हैं, जो कि बैकग्राउंड थ्रेड काम करते हैं हमारे पास में ये। उसी में हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्रोग्राम है, उसको रन करने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि एक डिफॉल्ट मेन थ्रेड हमको मिलता ही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि खुद के इंडिपेंडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थ्रेड क्रिएट करवा रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये T1 एक थ्रेड क्रिएटेड हो गया मेरे पास में, ये एक ये T2 थ्रेड जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया, एक T3 थ्रेड क्रिएट हो गया। ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है मेरे पास में थ्रेड के। अब अभी मैंने पहली बार क्या है कि यदि सब कुछ हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में राइट कर देते हैं, तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सब क्या होता है, उस पर्टिकुलरली एक थ्रेड के अंदर ही आता है वो। लेकिन क्या है कि यदि हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करना चाहेंगे,
तो हमारे पास में ये मेन थ्रेड है। ये मेन थ्रेड के अंदर हमारे पास में क्या है कि एक थ्रेड है, यहाँ से वो नया स्टार्ट हो गया तो वो इंडिपेंडेंट उसका अलग से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। T2 का इंडिपेंडेंट अलग से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, T3 का इंडिपेंडेंट अलग से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया ये। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन करना मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने थ्रेड को जो है वो क्रिएट कर लिया। अब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में यदि हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारा जेवीएम का पार्ट रहता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम चाहें तो उसको क्या है कि मेन थ्रेड से क्रिएट कर रहे हैं और एक्सिस कर रहे हैं मेन थ्रेड के अंदर ही। लाइक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी मेथड कॉल की, तो वो मेन थ्रेड से ही हमारा क्रिएट हुआ और वहीं से वो एक्सिस हो गया। ऐसा क्या है वो दूसरे थ्रेड से भी क्रिएट हो सकता है, तीसरे थ्रेड से भी क्रिएट हो सकता है, या वो एक थ्रेड से क्रिएट होगा दूसरे से एक्सिस होगा, मतलब उसकी मेथड एक्सेसिबल रहेगी उसकी यहाँ पर ही। तो कहने का मतलब ये है कि एक थ्रेड के ऊपर एक थ्रेड क्या एक थ्रेड के क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट से या किसी भी थ्रेड के क्रिएट किए ऑब्जेक्ट से दूसरे थ्रेड की एक्सेसिबिलिटी भी रहती है, दूसरे थ्रेड उसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर ये, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉइंट है मेरा यहाँ पर है। मैंने क्या करा है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो इस मेथड के अंदर हो रहा है यहाँ पर ये। हमने क्या करा है कि उसके अंदर एक फैक्ट्री मेथड बनाई जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं ये, मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है यहाँ पर ये। तो जैसे ही मैं थ्रेड को मैं स्टार्ट करता हूँ मैं ये, तो मेरा क्या होता है कि ये थ्रेड का जो स्टार्ट मेथड है वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है यहाँ पर ये। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का मतलब ये है कि ये जो थ्रेड डेमो के अंदर जो हमारे पास में रन मेथड जो है ये जो रन मेथड है ये कॉल होती है ये। अब ये हमारे पास में यदि ये कॉल होगी ये रन मेथड ही है, तो वो उस थ्रेड के लिए होगी। जब दूसरा थ्रेड हम स्टार्ट करेंगे तो दूसरे के लिए फिर उसका रन मेथड स्टार्ट होगा। तो ये भी ये थ्रेड ये भी उसी मेथड को जो है वो यहाँ से कॉल करेगा, दूसरा वाला थ्रेड है वो भी इसी मेथड को कॉल करेगा। जिसमें मेरे पास में क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है वो ये। और वो एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल थ्रेड से यदि क्रिएट हो रहा है वो, तो वो पहले से भी हो सकता है दूसरे से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड का जो है वो इसके अंदर एंट्री पॉसिबल है यहाँ पर, इस लॉजिक के अंदर एक ही बार में तीनों थ्रेड आ सकते हैं। अब तीनों थ्रेड में एट ए टाइम यदि यहाँ पर एक थ्रेड यदि चले गया तो ये इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो जब दूसरा थ्रेड एंटर मारेगा तो उसको यहाँ पर वो नल नहीं मिलेगा फिर यहाँ पर ये। तो एक ही बार उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर ये। लेकिन इस लॉजिक के अंदर यदि दो थ्रेड ने यदि एंट्री कर दी एक बार में तो उसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो जब तीसरा थ्रेड उसके अंदर एंट्री करेगा तो उसको नल नहीं मिलेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि एक संभावना ये बनती है कि एट ए टाइम इस लॉजिक के अंदर जो है वो मल्टीपल थ्रेड एंटर यदि कर जाए तो इतने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पर ये। और इस टास्क के अंदर वाला हैश कोड आ जाएगा जो लास्ट में क्रिएट हुआ है, जिसका एग्जीक्यूशन लास्ट में हुआ है जिस थ्रेड का ये। तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मैंने उसका हैश कोड प्रिंट करवा लिया है। तो यदि मेरे दो थ्रेड यदि एक ही बार में एंटर कर जाएंगे यदि यहाँ पर ये, तो वो उसका वहाँ पर उतनी बार वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और जिससे कि मेरा ये सिंगलटन जो है ये ब्रेक हो जाएगा। जितने भी पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन देखोगे सिंगलटन क्लास का यूट्यूब से देखोगे कहीं से भी देखोगे यहाँ पर ये, तो वो कभी थ्रेड क्रिएशन पे बात नहीं करते हैं इस तरीके से। मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करके ब्रेक नहीं करते हैं, बता देंगे सिंगलटन ऐसे क्रिएट होता है, यहाँ पर सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा लो। लेकिन क्यों लगाना है वो कीवर्ड, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या करता है? तो वो यही करता है कि हमारे पास में जब ये मल्टीपल थ्रेडेड एट ए टाइम इसको कॉल करेंगे यहाँ पर ये, तो इस लॉजिक के अंदर दो दो थ्रेड यदि एक बार में एंटर करा गया तो यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर ये। अब उसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने मल्टीपल थ्रेड जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिए एक ही यहाँ पर एट ए टाइम। और ये सब क्या कर रहे हैं,
ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं सारे के सारे ये, और सब क्या कर रहे हैं, हैश कोड प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो एक इसका हैश कोड हो गया, एक दूसरे ऑब्जेक्ट का हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट का हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये थ्रेड जीरो मेरा एग्जीक्यूट हुआ, उसका नाम प्रिंट हुआ, और उसके लिए एक हैश कोड जनरेट हुआ। अब हो सकता है कि वो एग्जीक्यूशन जो हो वो ये थ्रेड जीरो का हो ये। अब ये हैश कोड थ्रेड जीरो का ये कैसे पता चलेगा यहाँ पर ये। तो क्या हो रहा है, सब सब क्या हो रहा है, एक साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सारे के सारे जो थ्रेड है वो एक साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पर। ये सब सीक्वेंस में नहीं होते, ये पैरेलली होते हैं ये। तो किसका आउटपुट किस सीक्वेंस में आएगा कुछ बोल नहीं सकते। पहले थ्रेड वन का कुछ प्रिंट कर दे, फिर कुछ लाइन वो थ्रेड टू के प्रिंट कर दे। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ किस थ्रेड की है, तो हम क्या करते हैं कि जो उसका नेम जो है यहाँ पर थ्रेड का, वो उसके हैश कोड के सामने ही राइट कर देते हैं या उसके पीछे राइट कर देते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये किस थ्रेड का ही है। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया, बहुत सारे क्या होंगे, थ्रेड एग्जीक्यूट होंगे ये। तो अब यहाँ पर देखो थ्रेड टू पहले एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर पहले प्रिंट कर दिया उसने यहाँ पर ये। थ्रेड जीरो का बाद में आया, सीक्वेंस कहीं भी आ सकता है, कोई भी कहीं से भी क्रिएट होगा यहाँ पर ये, क्योंकि ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, अलग अलग एग्जीक्यूशन हो रहे हैं जेवीएम में। तो यहाँ पर एक बार जिसने क्रिएट कर दिया है दूसरे ने उसको रीड कर लिया, इसका मतलब ये है कि दो थ्रेड ने उस लॉजिक में एक बार में एंट्री नहीं मारी है। क्योंकि ये जिसने पहली बार क्रिएट कर दिया उसको क्या कर दिया, नॉट नल कर दिया, दूसरे वाले ने उसी को रीड कर दिया, दूसरी बार जब ये एग्जीक्यूट हुए तो नॉट नल चले गए। तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर ये। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखो यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर ये दो थ्रेड ने एक बार एंट्री मार दी है यहाँ पर ये। थ्रेड जीरो की और थ्रेड वन की या टू की एक बार एंट्री हो गई है, उनने अलग अलग उसको क्या कर दिया वहाँ पर, अलग अलग हैश कोड उसके क्रिएट कर दिया यहाँ पर। मतलब इस लॉजिक के अंदर दो थ्रेड जो है वो एंटर कर गए सिंगलटन के लॉजिक के अंदर। इस लॉजिक के अंदर दो थ्रेड क्रिएट कर गए हैं। तो ये मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में सिंगलटन ब्रेक हमारा हो सकता है। और रियल टाइम एप्लीकेशन जो होते हैं वो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में रन होते हैं। यहाँ पर जो मैंने मल्टीपल थ्रेडिंग की है, यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड जो मैन्युअली क्रिएट किए हैं, वैसा हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे जब हमारी रिक्वेस्ट आती है सर्वर पर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारी ये पर्टिकुलरली क्या ये रिक्वेस्ट है। तो हमारा एप्लीकेशन जो है पूरा की पूरा चल रहा है विथ इन सर्वर। ये एप्लीकेशन एक सर्वर पे चल रहा है, ये सर्वर चल रहा है जेवीएम पे। ये हमारा एप्लीकेशन क्या है, ये विथ इन सर्वर जो है वो वर्क कर रहा है यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है ये विथ इन सर्वर मेरे पास में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ये। तो सर्वर के अंदर यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर, सर्वर के अंदर इस लोकेशन के ऊपर हर यूज़र की रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर थ्रेड क्रिएट होते हैं। या T1 थ्रेड मान लो, या T2 थ्रेड मान लो। तो हर यूज़र का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होता है। इतने सारे मिलियंस ऑफ यूज़र पर प्रोसेसिंग कैसे पॉसिबल है। फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन चल रहा है, मिलियंस ऑफ यूज़र कैसे एक बार में सबको रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट से हमारे पास में जो है वो एक ही रिक्वेस्ट जो है
उसी से क्या हो जाएगा कि जो पर्टिकुलरली हमारा रिस्पांस प्रिपेयर हो रहा है सब यूज़र के लिए, हमारे पास में क्या होता है कि अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग थ्रेड क्रिएट होते हैं। अब वो जो थ्रेड है वो क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास में जाते हैं, दूसरा थ्रेड ऑब्जेक्ट के पास में जाता है, तीसरा थ्रेड ऑब्जेक्ट के पास में जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये मल्टीपल क्रिएट नहीं होते हैं, ये हर काम के लिए जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ये सिंगलटन ही ऑब्जेक्ट रहते हैं, इसके एक एक ही ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो वो थ्रेड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंट्री करता है और करस्पॉन्डिंग मेथड कॉल करता है और डेटा को प्रिपेयर करता है और रिस्पॉन्स में भेजता है। तो ये क्या है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हमारा सर्वर क्या कर रहा है, मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर रहा है, और ये जो थ्रेड है ये क्या कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, ये जो थ्रेड है ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं ये, और मल्टीपल थ्रेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये काइंड ऑफ वैसा ही हो गया ये, जैसे कि हमने यहाँ पर थ्रेड क्रिएट किया, ये हमारे पास में एक थ्रेड क्रिएटेड है। तो यहाँ पर हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट डेमो के अंदर हमने क्या करके रखा है, यहाँ पर एक लॉजिक राइट किया, इस लॉजिक का काम है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हमारा डायरेक्टली नहीं हो रहा है, हमने उसके अंदर क्या कर रहा है कि एक फैक्ट्री मेथड बना दी, हम क्या कर रहे हैं उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, वो मेथड हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है यहाँ पर ये। तो हमको क्या करना है, उसको सिंगलटन इंश्योर करना है, तो हमने कुछ इस तरीके से उसको राइट कर लिया यहाँ पर ये, ताकि उसका एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो जो काम हमने मैनुअली किया है वो काम क्या होता है, सर्वर के ऊपर होता ही है वो। अब कोई भी इंटरव्यू में पूछे कि हैव यूज्ड मल्टी थ्रेडिंग या हैव यू रिटर्न द कोड इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इवन तुम नो भी बोलोगे तो इनडायरेक्टली तुमने उसको यूज किया है। ठीक है, ठीक है।